दोस्तों, आपको सिपलाइन याद है? ग्लास का मास्क, या फिर जिसे शार्क्स ने बोला था सोल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम, और जिसे अश्नीर ने कहा था इससे वाहियात प्रोडक्ट जिंदगी में ना मैंने देखा है और ना देखना चाहूंगा। मतलब इसके बाद भगवान उठा ले मुझे, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिपलाइन दरअसल फाउंडर रोहित वॉरियर का मेन बिजनेस तो है ही नहीं, ये उनका साइड हसल है और आज की तारीख में भी वो बिजनेस में है। और जब रोहित सीजन 1 में शार्क टैंक पर आए थे तब उन्होंने 1200 ड्रिंकिंग शील्ड्स ऑलरेडी बेचे हुए थे, यानी कि वो प्री रेवेन्यू थे। आज उनके सेल्स 20 से 30 गुना बढ़ चुके हैं। और आपको याद ही होगा कि रोहित को शार्क टैंक के बाद भी काफी ऑनलाइन ट्रोलिंग मिली थी। हमने इस पर एक ऑनेस्ट रिव्यू करते हुए वीडियो भी बनाया था। अगर आप हमारे वीडियो के कमेंट्स में जाकर देखेंगे तो वहां पर भी काफी ट्रोलिंग आपको दिखाई देगी। पर रोहित के मुताबिक अब वो ट्रोलिंग इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्होंने अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल करने का प्लान कर लिया है, क्योंकि उनके मुताबिक अश्नीर शो के बाद भी जगह जगह जाकर उनके ब्रांड को बदनाम कर रहे हैं और उसका असर उनके दूसरे और असली बिजनेस पर पड़ रहा है, जिसका नाम है वी फायर। वो फायर सप्रेशन सिस्टम्स बनाते हैं और 2010 से इस बिजनेस में है पुणे में। शायद अगर वो पिच में ये बताते तो नमिता उन्हें एक ऑफर कर ही देती। खैर, वी फायर की शुरुआत सब डीलर से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने ओईएम्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। ओईएम्स का फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मतलब कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो इन्हीं से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स के अलग अलग पार्ट्स खरीदते हैं। अब सिपलाइन ने अपना प्रोडक्ट लाइन भी बढ़ा लिया है। अब वो ड्रिंकिंग शील्ड्स के अलावा टिश्यूज, मैजिक डिस्पेंसर और शैंपेन वाइन चिलर भी बेचते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। I think it's still way ahead of its time in India, right? Especially after what happened, majority of the Indians, they will simply go by what has been said by somebody famous or somebody big, right? But they will not try to use their mind to actually understand and judge themselves कि ये सही है कि नहीं है। अब वो इंडिया के बाहर जाकर बेच रहे हैं इटली जैसे देशों में जहाँ पे ड्रिंकिंग कल्चर है। जैसे इटली में लोग दूर दूर से वाइन्स ढूंढते हुए आते हैं। अब उनका मानना है कि इंडिया में सिपलाइन अहेड ऑफ इट्स टाइम है और लोगों को वो कैचअप करने में वक्त लगेगा, और इटली जैसे देशों में लोगों को उनके प्रोडक्ट्स की अहमियत ज्यादा समझ आती है। अगली कंपनी है मूनशाइन मेड्रे। सीजन 1 में एक बेवरेज स्टार्टअप आया था। ये मेड बनाते हैं, जिसे लोग हनी वाइन के नाम से जानते हैं और माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी अल्कोहल है। मतलब इसे बनाने में ग्रेप्स की जगह पे हनी का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कोई ऐसे वैसे स्टार्टअप नहीं है। इंडिया और एशिया में मीट बनाने वाले ये पहले स्टार्टअप है। तो इतना कुछ होने के बाद ऑफ कोर्स शार्क्स उन्हें ऑफर करते, लेकिन फाउंडर की आस थी 80 लाख रुपीस 0.5% के बदले, मतलब 160 करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन। लेकिन शार्क्स ने उनको 80 लाख रुपीस 2.5% के बदले में ऑल शार्क्स डील दी थी और अनफॉर्चुनेटली डील नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने कर्नाटका, राजस्थान और गुड़गांव में भी ऑपरेशंस एक्सपैंड किया है और उनका रेवेन्यू 5 गुना बढ़ चुका है और 2022 में तकरीबन 18 करोड़ का हो चुका था। नेक्स्ट है अर्बन मंकी, जो कि स्ट्रीट वियर ब्रांड है। हालांकि अर्बन मंकी की बात माननी पड़ेगी कि वो सच में वाकई में एक स्ट्रीट वियर कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंडिया में इस वक्त काफी हैपनिंग सीन है। From a MUA Buntai to a MC Altaf to all of these big rappers were already wearing Urban Monkey. So naturally when the Gully Boy team is going out and they're styling people and they're looking for clothes that match the hip hop vibe for the set there, they were only left with one choice. शायद आप में से कोई हिप हॉप का फैन होगा तो उन्हें पता होगा कि हिप हॉप का अपना एक कल्चर होता है, अपना एक तरीका होता है। और अगर आप हिप हॉप के फैन हो तो आपको डेफिनेटली उनका द पार्किंग लॉट चेक करना चाहिए, जहां पे वो हिप हॉप आर्टिस्ट को बुलाते हैं परफॉर्म करने के लिए। और कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि रणविजय और रफ्तार ने भी अर्बन मंकी को एंडोर्स किया हुआ है। जब वो सीजन 1 में शार्क टैंक पर आए थे तो उनका आज था 1 करोड़ 1% के बदले, यानी कि 100 करोड़ का वैल्यूएशन। तब वो सालाना 12 करोड़ रुपए की सेल्स कर रहे थे, जिसमें से 3 करोड़ उनका नेट प्रॉफिट था। पीयूष ने और अश्नीर ने और अमन ने मिलकर 10 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे ऑफर दिया था और आखिरकार डील अल्टीमेटली नहीं हो पाई। आज वो सालाना 45 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इंडिया में फादर ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाने जाने वाले श्री पांडुरंग तावड़े अपनी कंपनी एग्री टूरिज्म को लेकर शार्क टैंक सीजन 1 में आए थे। उन्होंने 600 किसानों के साथ मिलकर 58 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। क्योंकि पांडुरंग खुद एक किसान के बेटे हैं तो उन्होंने बचपन से ही किसानों के प्रॉब्लम्स को करीब से जाना है। उनके फार्म्स पर 7 लाख टूरिस्ट आते थे। शहर की भाग दौड़ से अलग होकर गांव में रहकर वहां के तौर तरीके सीखते थे। इससे किसानों को खेती के अलावा भी अलग अलग इनकम के सोर्सेस मिलते हैं और इसके लिए उन्हें 2008-9 में 2 नेशनल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं।
और मोस्ट इनोवेटिव टूरिज्म प्रोडक्ट का भी अवार्ड मिला हुआ है। लेकिन शार्क्स को एक अच्छे सोशल और एग्रीकल्चरल कॉज के अलावा इन्वेस्टमेंट लायक कुछ खास दिखा ही नहीं, तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि शो के बाद में नमिता अपने फैसले पर रिग्रेट कर रही थी और उन्होंने 2022 में इसीलिए एग्री टूरिज्म के साथ में पार्टनरशिप कर ली। तो हमें नमिता थापर के इस इन्वेस्टमेंट की दाद देनी चाहिए कि वो इससे आउट नहीं हुई। के जू में ये जो है ना पेटिंग फार्म, एनिमल्स को खिलाने का हम इतने पैसे देते हैं, इतना बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और ये देखिए मेरे बच्चों ने तो कभी ये किया नहीं है, कितना मजा आता है। क्योंकि दोस्तों हमदर्दी तो सभी दिखाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर के लिए और किसानों के लिए बहुत कम लोग असल में कुछ कर पाते हैं। जिप ईवी अपने आप को इंडियाज लार्जेस्ट टेक इनेबल्ड ईवी एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म बताता है, यानी कि वो लॉजिस्टिक कंपनी है, ईवी बाइक बेचने वाली कंपनी नहीं है। उनका मिशन जीरो एमिशन है और वो इंडिया को पूरी तरह कार्बन फ्री बनाना चाहते हैं। वो शार्क टैंक में 220 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन लेकर आए थे, लेकिन शार्क्स को उनका बिजनेस मॉडल ही समझ नहीं आया। उनका मानना था कि उन्हें जिप को लास्ट माइल डिलीवरी के अलावा डायरेक्टली ईवी बाइक्स में भी उतरना चाहिए और इसीलिए शार्क्स ने उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया। लेकिन शार्क टैंक के बाद उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करवाए हैं। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर ग्रीनोमीटर लॉन्च किया है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये ग्रीनोमीटर एक टिकर कार्बन सेविंग दिखाता है और उसके बदले कितने पेड़ प्लांट हुए हैं वो भी दिखाता है। यहाँ पर आपको Amazon, जोमैटो, स्विगी, उबर, जेप्टो हर लॉजिस्टिक्स कंपनी दिखेगी जिन्होंने इनके साथ में पार्टनर किया हुआ है। आज वो हर महीने 50 लाख रुपए की डिलीवरीज कर रहे हैं और मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रहे हैं। FY24 में उनके रेवेन्यू में 3 गुना ग्रोथ हुई है और उन्होंने सीरीज सी राउंड में $15 मिलियन की फंडिंग उठाई है। 2017 में अहमदाबाद में भूपिंदर मदान ने ठेका कॉफी की शुरुआत की थी। पहले 2 साल में उन्होंने 1.8 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन फिर पैंडेमिक आ गया और जब वो शार्क टैंक पर गए थे तो उनका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा था। उनकी आस थी 50 लाख रुपीस 5 करोड़ के वैल्यूएशन पर। शार्क्स को प्रोडक्ट तो पसंद आया, लेकिन वो बिजनेस स्केल होगा या नहीं, इसी वजह से भूपिंदर को किसी भी शार्क से डील नहीं मिली। लेकिन शार्क टैंक पर मिले एक्सपोजर से 5 पैडल कार्ड से आज भूपिंदर 42 शहरों में 700 कार्ड से बेच रहे हैं। आज वो लाइफ टाइम में 100 करोड़ कमाने जा रहे हैं 140 करोड़ के वैल्यूएशन पर। इतना ही नहीं, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस रिटेल से भी ऑफर मिला हुआ है ठेका कॉफी के प्रोडक्ट्स को अपने प्रॉपर्टीज पर बेचने का। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो में आखिरी स्टार्टअप के बारे में, जिसमें स्टार्टअप ने ही शार्क्स के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। लोका मेटावर्स के फाउंडर कृष्णन सुंदर राजन का पिच और बिजनेस मॉडल तो शार्क्स के पल्ले ही नहीं पड़ा, लेकिन शार्क्स खासकर अमन उनसे एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थे। अमन को अंदर से लग रहा था कि ये तो आगे जाकर कुछ ना कुछ तो फोड़ेगा ही फोड़ेगा। और अनुपम ने तो ये भी कहा था कि जाने से पहले एक झप्पी तो देकर जाऊंगा। और अनुपम, अमन और पीयूष ने 40 लाख रुपीस ऑफर दिए थे 24% के बदले 1.6 करोड़ के वैल्यूएशन पर। लेकिन शो के बाद शार्क टैंक का ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस काफी लंबे अरसे तक चला। तब तक एपिसोड एयर होने के बाद कृष्णन को और भी अच्छे ऑफर्स मिलने लगे। उन्हें दूसरे इन्वेस्टर से 12.5 करोड़ का वैल्यूएशन मिल रहा था, जो कि 7.5 गुना था। तो कृष्णन ने वो डील पक्की कर ली, लेकिन डील ना होने के बावजूद वो आज भी शार्क्स के टच में है। अमन ने खुद उन्हें कई माइक्रो वीसी से मिलाया। आज बोट और लेंसकार्ट ही नहीं बल्कि HDFC, अमूल और रेडबुल उनके क्लाइंटेल में है। और आज वो टाटा स्टील के लिए जमशेदपुर में डिजिटल ट्विन डेवलप कर रहे हैं। FY24 में उन्होंने 1.5 करोड़ का रेवेन्यू किया है। दोस्तों, इससे एक चीज पता चलती है कि शार्क टैंक में रिजेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट एक स्टार्टअप के लिए ये काफी आम बात है। अगर आपका पिच एयर हो गया है और आपको डील नहीं भी मिली है तो भी कोई बात नहीं, आपका कुछ नहीं जा रहा है। इनफैक्ट आप कुछ ना कुछ लेकर ही जाने वाले हो। दोस्तों, ये शार्क टैंक के कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स में से एक हैं जो रिजेक्ट होने के बाद भी अच्छे मुकाम पर खड़े हैं। अगर आपको लगता है कि हमने किसी इंपॉर्टेंट स्टार्टअप को मिस किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।